नमस्कार दोस्तों, अगर आपने चेक साइन किया है तो अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स ये माना जाएगा कि आपने चेक किसी लीगली वैलिड डेट को या कोई और लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ही साइन किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में 2 जज बेंच ने उन सारे सर्कमस्टांसिस के बारे में बात करी जिससे आप इस प्रिजम्पशन को रिबट भी कर सकते हो। आइए हम इस वीडियो में श्री दत्तात्रेय वर्सेस शरणप्पा के मैटर को डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझते हैं उन सर्कमस्टांसिस को अंडर विच एन एक्यूज्ड कैन रिबट द प्रिजम्पशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ ए वैलिड लीगल डेट। तो इस केस की टाइमलाइन को सबसे पहले समझते हैं। जैसे हम चेक बाउंस के मैटर को फाइल करते हैं, ये केस भी एक कंप्लेंट केस फाइल हुआ अराउंड 2014 में, जिसमें ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट आया और एक्विटल कर दिया गया एक्यूज्ड का। इस एक्विटल को चैलेंज किया कंप्लेनेंट ने बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अफर्म कर दिया। इस डबल एक्विटल के एफर्मेशन को चैलेंज किया ओरिजिनल कंप्लेनेंट ने एपिलेंट बन के बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आइए अब हम इस केस के फैक्ट्स जो हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। ओनली देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम किन परिस्थितियों में एक लीगली वैलिड डेट की या लाइबिलिटी की जो प्रिजम्पशन है एक चेक बाउंस मैटर में, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसको हम कैसे रिबट कर सकते हैं। तो अगर हम फैक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है साइनिंग ऑफ ए लोन एग्रीमेंट बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द एक्यूज्ड पर्सन। एज पर द कंप्लेंट, जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट जो कि एपिलेंट बन के आया है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में अराउंड 2 लाख का लोन एग्रीमेंट साइन हुआ, जो कि 6 महीने के अंदर अंदर एक्यूज्ड को सारे के सारे पैसे कंप्लेनेंट को देने थे। एज पर द कंप्लेंट, एक्यूज्ड ने एक चेक जो था बैंक ऑफ इंडिया का, वो चेक कंप्लेनेंट को दिया एज ए सिक्योरिटी चेक। और अब जब एक्यूज्ड ने पैसे वापस नहीं करे और कंप्लेनेंट ने उस चेक को बैंक में क्लियरेंस के लिए लगाया, तो वो चेक डिसऑनर हो गया ड्यू टू द इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स एज पर द बैंक मेमो। फिर कंप्लेनेंट ने ऑब्वियसली एक नोटिस इशू करा, डिमांड नोटिस इशू करा टू सीक द रिकवरी ऑफ दैट अमाउंट। जो एक्यूज्ड पर्सन था उसने उस नोटिस के रिप्लाई में डिनाई कर दिया टू गिव द पेमेंट, एंड दैट इज़ वाई द कंप्लेनेंट जो था, जो एपिलेंट था बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसने 2014 में एक कंप्लेंट केस फाइल किया। अब 2014 से लेके लगभग 2019 तक ये चेक बाउंस के मैटर का ट्रायल चला और ट्रायल कोर्ट ने अपनी फाइनल फाइंडिंग्स में इस तरह से जजमेंट डिलीवर किया। लेट्स सी। पहला एस्पेक्ट था लोन की ट्रांजैक्शन। कंप्लेनेंट जो कि एपिलेंट था बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसने बोला कि भाई मैंने 2 लाख रुपया एज ए लोन दिया था, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट, ये बातें निकल के आई कि देयर वाज नो सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल फॉर द लोन ट्रांजैक्शन। पहली चीज़। दूसरी, जो लोन एग्रीमेंट के बारे में बात हुआ, उस लोन एग्रीमेंट में जो साइनिंग थे एक्यूज्ड के, वो सिर्फ स्टैम्प पेपर पे थे, ना कि टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेपर के ऊपर एक्यूज्ड के साइन ही नहीं थे। तीसरा कि कंप्लेनेंट ने अपना कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जिसमें अपफ्रंट ये निकल के आए कि उसने 2 लाख रुपए एक्यूज्ड को एज ए लोन दिए हैं। दूसरा जो मेजर इशू आया वो था चेक इशू कब किया गया। एज पर द कंप्लेंट, चेक इशू हुआ था एज ए सिक्योरिटी चेक, कि जैसे उन्होंने लोन फॉरवर्ड किया, लोन ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड करी, इन रिटर्न ऑफ दैट एक सिक्योरिटी चेक इशू कर दिया गया बाय द एक्यूज्ड टू द कंप्लेनेंट। लेकिन एक्यूज्ड ने बोला कि जो चेक इन डिस्प्यूट है इस चेक बाउंस के मैटर में, वो चेक तो हमने किसी थर्ड पार्टी को इशू किया था, जो कि जिसका नाम था मिस्टर मल्लिका अर्जुन। एक्यूज्ड ने कभी डायरेक्टली चेक जो है कंप्लेनेंट को इशू ही नहीं किया।
बिकॉज ऑफ दीज इनकन्सिस्टेंसी जो एपिलेंट है, जो कंप्लेनेंट है, उसकी टेस्टिमोनी रिलायबल टेस्टिमोनी नहीं पाई गई, एंड दैट इज़ वाई जो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट है उसने एक्यूज्ड को एक्विटल कर दिया और कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। लगभग 5 साल के ट्रायल के बाद जब एक्विटल का डिसीजन कंप्लेनेंट के अगेंस्ट हो गया तो कंप्लेनेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के पास गया। द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑल्सो अफर्म्ड द ट्रायल कोर्ट डिसीजन। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए जो कंप्लेनेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आए। सो लेट अस सी अब सुप्रीम कोर्ट में क्या फाइंडिंग्स आई, क्या प्रिंसिपल्स आए जिसके कारण ये केस एपेलेंट के अगेंस्ट गया या फिर रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट गया। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगभग सारे एसेंशियल जो प्रिंसिपल्स हैं एक चेक बाउंस मैटर में, जो द काउंसिल्स को, जो एक्यूज को या जो कंप्लेनेंट को कंसिडर करने चाहिए, उन सारे प्रिंसिपल्स को एक बार फिर से अफर्म करा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर प्री लिटिगेशन स्टेज है, जैसे कि अभी हमने कंप्लेंट फाइल नहीं करी, तो कंप्लेनेंट को ध्यान रखना है कि जो चेक हो सबमिट किया जाए वो विद इन द वैलिड टाइम पीरियड ऑफ द चेक, जो चेक के ऊपर जो मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड है उसी के अंदर चेक सबमिट हो। दूसरा पॉइंट कि अगर चेक बाउंस हो गया है, आपको बैंक से मेमो ऑफ डिसऑनर नोटिफिकेशन आ गया है, तो देन आपको डिमांड नोटिस जो इशू करना है, मैंडेटरी इशू करना है टू द एक्यूज्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द बैंक्स मेमो। उस डिमांड नोटिस में आपको एक्यूज्ड को लगभग 15 दिन देने हैं टू एंश्योर दैट द एक्यूज्ड कैन मेक द पेमेंट टू यू फॉर द सेट चेक अमाउंट। अगर एक्यूज की तरफ से पेमेंट नहीं आती तो देन आपका 1 मंथ का लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द 15 डेज टाइम। तो ये तो हो गए प्री लिटिगेशन के जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं, जो कि किसी भी कंप्लेनेंट को एज वेल एज फ्रॉम द एक्यूज पर्सपेक्टिव ये ध्यान में रखने हैं सो दैट जो चेक बाउंस का केस है रजिस्टर्ड भी हो सके। उसके बाद जो सेकंड प्रिंसिपल है कि ये जो चेक बाउंस का मैटर है वो एक समरी ट्रायल की तरह चलेगा, नॉट एज ए फुल फ्लेज्ड क्रिमिनल ट्रायल की तरह नहीं चलेगा। तीसरा मेजरली अगर हम बात करें रिबटेबल प्रिजम्पशंस, ये क्लियर है कि प्रिजम्पशन विल गो अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन कि येस, अगर उसने चेक साइन किया है तो इसका मतलब उसने चेक किसी लीगली वैलिड डेट को या लीगली वैलिड लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए किया है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया थ्रू वेरियस जजमेंट्स को, और उनको एक तरह से दोबारा से स्टैंप लगा दिया कि ओनस जो है रिबट करने का वो कंप्लेनेंट के ऊपर नहीं है, वो ओनस जो है इट इज़ ऑन द एक्यूज्ड पर्सन टू रिबट द प्रिजम्पशन। अब जब एक्यूज पर्सन ने रिबटल करना है तो हम जो हैं एक्यूज पर्सन को इस तरह का एविडेंस लाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आपका एविडेंस इस तरह से हो जिसकी एविडेंशरी वैल्यू बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट हो। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड कि एनी रीजनेबल पर्सन हु कैन बिलीव द एविडेंशरी वैल्यू ऑफ द एविडेंस दैट कैन बी कंसिडर्ड by rebutting the presumption of any legally valid debt or any liability। अज्यूम करते हैं कि डिफेंस के लिए एक्यूज पर्सन के पास कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं भी है तो भी एक्यूज पर्सन के पास ओरिजिनल कंप्लेंट है, उसके पास लीगल नोटिस रहेगा, उसके पास रिप्लाई टू द लीगल नोटिस रहेगा, उसके पास स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज रहेगा, उसके पास क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट विटनेस भी रहेगा। सो इवन फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स द एक्यूज पर्सन can successfully rebut the presumption of a legally existing debt। Otherwise the accused person can rely upon various other documents also जो कि वो produce कर सकता है while providing evidence in relation to his defense। So in this judgment these are the various principles जो कि already existing है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वंस अगेन रीअफर्म करे कि जो प्रिजम्पशन ऑफ वैलिड एग्जिस्टिंग डेट या लाइबिलिटी की जो प्रिजम्पशन है इट इज़ ए रिबटेबल प्रिजम्पशन एंड द ओनस इज ऑन द एक्यूज पर्सन टू रिबट इट थ्रू द कोजेंट एविडेंस। सो नाउ लेट अस कम बैक टू द एक्चुअल फाइंडिंग्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस केस।
द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फाइंडिंग्स ऑन दीज इश्यूज की सिक्योरिटी अमाउंट एंड द टाइमिंग ऑफ चेक प्रेजेंटेशन कि कंप्लेनेंट को एक्यूज पर्सन से चेक मिला कब. एज वी ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट एक्यूज पर्सन ने तो चेक किसी थर्ड पर्सन को दिया था, वेयर एज द कंप्लेनेंट ने बोला कि मेरे को जो चेक है वो एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग द लोन अमाउंट में मिला. अब because of the various contradictions in the appellant complaint versus the cross examination regarding the timing of the check presentation, court noted कि इसके कारण जो appellant है, जो complainant है, उसकी testimony highly unreliable testimony है. Second is कि complainant के पास क्या फाइनेंशियल कैपेसिटी भी थी 2 लाख का लोन देने की एक्यूज को कि नहीं. अब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नो फाइनेंशियल कैपेसिटी और एक्नॉलेजमेंट इन द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द एपिलेंट टू प्रूव द लोन एडवांसमेंट. सो दिस बिकम्स जो इनकम टैक्स रिटर्न्स के रिलेशन में जो डॉक्यूमेंट्स है दैट बिकम्स वन ऑफ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स टू एस्टैब्लिश द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंप्लेनेंट. Let's now move to the other findings of the Honorable Supreme Court in the facts of this case. Another important issue जो अभी डिस्कस किया कि ट्रांसफ़र ऑफ चेक कैसे हुआ. एक्यूज पर्सन ने ये स्टैंड था कि चेक जो कि मल्लिका अर्जुन को दिया गया था वो कंप्लेनेंट जो कि एपिलेंट है उसके पास कैसे पहुंचा. The Honorable Supreme Court has also found that appellant failed to explain how a check allegedly issued to Mr. Mallika Arjun came into his possession. And finally, जो loan documentation था, Honorable Supreme Court also once again affirmed the finding of the trial court and found that it is a suspicious that the agreement was presented on the stamp paper when respondent had only signed on the white paper. So, after these findings, Honorable Supreme Court has held that जो respondent था has successfully rebut the presumption because of the contradictions in the evidence led by the complainant itself. So thus the Honorable Supreme Court held that despite the presence of signature of the accused on the check, the accused has successfully rebutted the presumptions of the legally valid debt which were against the accused. And Honorable Supreme Court ने इस SLP को dismiss कर दिया and affirmed the Honorable High Court decisions जो कि concurrent findings of the acquittal थी. And finally the Honorable Supreme Court ने final judgment को में इस अपील को dismiss किया. जो concurrent findings हैं ट्रायल कोर्ट की भी और दी ऑनरेबल हाई कोर्ट की concurrent findings को once again reaffirm कर दिया. I hope this judgment would definitely help various stakeholders जो कि complainant हो या फिर accused हो किसी भी check bounce matter में they are facing the trial. That would help them to ensure कि आप अपने evidence को properly lead कीजिए. And similarly, if you are going to file any new check bounce matter, ensure अगर आप कंप्लेनेंट की साइड से हो तो ensure आपके फैक्ट्स जो हैं in relation to the loan amount, in relation to the receipt of the check from the defendant, ये सारे फैक्ट्स accurate हों. Otherwise, when the cross examination of your witness will happen, various contradictions will come जो कि accused को support करेंगे. And similarly, through this judgment we can understand that an accused person अगर कोई डॉक्यूमेंट अपने डिफेंस में नहीं भी फाइल करता तो भी उसके पास कंप्लेनेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके पास लीगल नोटिस है, उसके पास रिप्लाई टू द लीगल नोटिस अगर फाइल हो रखा है, उसके पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी दैट इज़ द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट विटनेस वो अवेलेबल है एंड हेंस चैलेंज द एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट. इन सब फैक्टर से दे कैन डेफिनेटली प्ले अराउंड द rebuttal of the presumption of the legally valid debt or the liability. And thank you very much for going through this video. Don't forget to like this video and share this video with the other stakeholders or the persons who are going through this phase. And thank you once again for going through this video. Jai Hind.